प्रतिरोध का स्वर फरवरी 2025। शीर्षक हाल की अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय घटनाओं पर भाग 2। मुख्य पाठ। हाल की अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय घटनाओं पर 2। सीपीआई एमएल न्यू डेमोक्रेसी की केंद्रीय समिति ने दिसंबर 2024 के मध्य में अपनी बैठक में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाओं पर एक वक्तव्य को मंजूरी दी। इस वक्तव्य का दूसरा अंश हम प्रतिरोध का स्वर के इस अंक में प्रकाशित कर रहे हैं। संपादक। गाजा नरसंहार और मध्य पूर्व में फैलता युद्ध। गाजा में इजरायल का नरसंहार 14 महीने से अधिक समय से जारी है। यह नरसंहार अमेरिकी साम्राज्यवाद के पूर्ण समर्थन से हो रहा है। जबकि जायोनीवादियों के अत्याचारों की कोई सीमा नहीं है, फिलिस्तीनी ऐसी क्रूरताओं के विरुद्ध एक राष्ट्र के ऐतिहासिक प्रतिरोध की गाथा लिख रहे हैं। उनका जारी प्रतिरोध दिखाता है कि वर्तमान इजरायली सैन्य आक्रमण जैसी गंभीर विपत्ति में दृढ़ संकल्पी लोग कैसे संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले चर्चा की है, फिलिस्तीनियों को लोकतांत्रिक जनमत का समर्थन मिल रहा है। फिलिस्तीनियों ने अपनी लड़ाई अपने हाथों में ले ली है तथा उन्हें लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूथी और इराक तथा सीरिया में प्रतिरोध समूहों का समर्थन मिल रहा है। इन सभी समूहों को ईरान का समर्थन प्राप्त है, जो मध्य पूर्व में इजरायल का मुख्य विरोधी बनकर उभरा है। अरब शाह फिलिस्तीनियों के समर्थन में ज्यादा कुछ नहीं कर रही, वे अमेरिका इजरायल का भी खुले तौर पर समर्थन नहीं कर रहे हैं। हूथियों ने इजरायली बंदरगाहों से आने जाने वाले जहाज़ों तथा अमेरिका और ब्रिटेन के जहाज़ों पर हमला किया है। सितंबर 2024 में अमेरिका इजरायल ने लेबनान पर हमला किया, जो ताइवान की एक कंपनी द्वारा निर्मित पेजर में माइक्रोबम डालकर पेजर हमलों से शुरू हुआ। फिर भयंकर बमबारी अभियान चला, जिसमें हिजबुल्लाह के नेतृत्व को निशाना बनाया गया और उनमें से कई मारे गए। हजारों नागरिक मारे गए। इजरायल ने लेबनान में जमीनी आक्रमण किया और दक्षिणी लेबनान में सेना भेजी। जमीनी आक्रमण में इजरायल की सेना के कई सैनिक हताहत हुए और एक महीने में लगभग 150 इजरायली सैनिक मारे गए। उनके हमलावर बल स्वयं हमले का निशाना बन गए। तब इजरायल ने अमेरिका और फ्रांस की मध्यस्थता से लेबनान के साथ युद्ध विराम समझौता किया। इस समझौते के अनुसार इजरायली सेना लेबनान से हट जाएगी और हिजबुल्लाह सेना लितानी नदी के उत्तर सीमा से लगभग 30 किलोमीटर दूर तक हट जाएगी। लेबनान की सेना इजरायल के साथ सीमा को नियंत्रित करेगी। सितंबर 2006 के सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1701 में पहले से ही इसका प्रावधान है। इजरायल को इस पर सहमत होना पड़ा, जिससे लेबनान में युद्ध में नुकसान और उस देश में फ्रांस के हितों का पता चलता है। सीरिया में असद सरकार का पतन। जैसे ही 27 नवंबर को इजरायल और लेबनान के बीच युद्ध विराम लागू हुआ, उसी दिन सीरिया में विद्रोही बलों ने बड़े पैमाने पर हमला शुरू कर दिया। इन बलों का नेतृत्व हयात तहरीर अल शाम (HTS) कर रहा है, जिसे पहले अल नुसरा कहा जाता था, जो सीरिया में अल कायदा से संबद्ध रहा है। 11 दिनों में सीरिया में असद सरकार गिर गई। असद अपने परिवार और करीबी सहयोगियों के साथ मॉस्को भाग गया और HTS के अंतरिम प्रधानमंत्री ने दमिश्क में सत्ता संभाली। 27 नवंबर की सुबह HTS और अन्य सैन्य समूहों ने इदलिब से पूर्व में अलेप्पो और दक्षिण में होम्स की ओर हमले किए। कथित तौर पर लड़ाकों के साथ उपकरण और गोला बारूद ले जाने वाले काफिलों ने 27 की सुबह बाब अल सलाम पार किया। 3 दिनों के भीतर वे सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो में प्रवेश कर गए। एक सप्ताह के भीतर ही वे दक्षिण में हामा और उसके बाद सीरिया के तीसरे सबसे बड़े शहर होल्म्स में प्रवेश कर गए। 11 दिनों में वे दमिश्क में प्रवेश कर गए। यद्यपि HTS के नेतृत्व वाले सैन्य समूहों की तेज बढ़त उल्लेखनीय रही, लेकिन अधिक उल्लेखनीय है सीरियाई सेना और रूस, जिसके सीरिया में सैन्य अड्डे हैं, दोनों की ओर से प्रतिरोध का पूर्ण अभाव। सीरियाई सेना ने कहीं भी प्रतिरोध नहीं किया। असद के मंत्री उग्रवादी संगठनों को सत्ता सौंपने के लिए दमिश्क में ही रहे। यह सीरिया में इन ताकतों के बीच किसी प्रकार के समझौता को दर्शाता है। हालांकि मुख्य दिशा यही रही है, लेकिन जॉर्डन की सीमा के पास दक्षिण और दक्षिण पूर्व में दारा प्रांत पर कब्जा करने के लिए सैन्य ताकतें उठी। उत्तर और उत्तर पूर्व में अमेरिका समर्थित कुर्द बलों SDF ने डेर अल जौर पर कब्जा लिया और पूर्व से अलेप्पो के बाहरी इलाके तक पहुंच गए। तुर्की समर्थित सीरियाई राष्ट्रीय सेना SNA और SDF के बीच उत्तर में झड़पें हुई हैं। अमेरिका की मध्यस्थता से
एसडीएफ तुर्की सीमा से कुछ दूर मनबिज से पीछे हट गई है, जो उत्तरी सीरिया का एक प्रमुख शहर है। सीमावर्ती क्षेत्रों में कुर्द रहते हैं, जिनके एसडीएफ को पीकेके की शाखा के रूप में तुर्की द्वारा आतंकी माना जाता है। अमेरिका ने कथित तौर पर आईएस के खिलाफ इदलिब में हमले शुरू किए हैं। ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि इजरायल लगातार सीरिया पर बमबारी कर उनके हथियार व गोला बारूद के डिपो और जहाजों को नष्ट कर रहा है। इजरायल ने गोलान पहाड़ियों में विसैनीकृत क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है और गोलान हाइट्स को सदा के लिए इजरायल का हिस्सा घोषित कर दिया है। 9 और 10 दिसंबर 2 दिनों में इजरायल ने 480 हमले किए। उनका मुख्य उद्देश्य है इस बदलते समय में सीरिया की सैन्य ताकत को इतना नष्ट कर देना कि कम से कम सैन्य रूप से सीरिया इजरायल का विरोध करने की स्थिति में न रहे। वे आगामी नेतृत्व को अनुकूल नहीं मानते हैं, अन्यथा वे उन्हें कमजोर करने के लिए लगातार हमले नहीं करते। इजरायल ने घोषणा की है कि वे नए शासकों का मूल्यांकन प्रतिरोध संगठनों के प्रति उनके रवैये के आधार पर करेंगे जिन्हें इजरायल अपना दुश्मन मानता है, ईरान, विरोधी समूह और सर्वोपरि फिलिस्तीनी। यह स्पष्ट है कि यह स्थिति रूस की मौन स्वीकृति या सहमति के बिना नहीं बनी। एचटीएस ने रूसी सैन्य अड्डों की रक्षा करने की घोषणा की है। दमिश्क में विदेशी मिशन काम कर रहे हैं। रूस सवालों से बचते हुए सीरियाई घटनाक्रम पर अपेक्षाकृत चुप है। जिन परिस्थितियों में बिना किसी विरोध के असद शासन का पतन हुआ वह दर्शाता है कि इस स्थिति के लिए कई कारक जिम्मेदार थे और कम से कम रूस और तुर्की के बीच एक प्रकार का समझौता, भले ही मजबूरन हुआ हो, जिसमें ईरान भी शामिल रहा है। अमेरिका इसे अपनी जीत के रूप में मना रहा है क्योंकि अमेरिका असद को हटाने के लिए काम कर रहा था। विद्रोहियों को हथियार और पैसे देकर असद को हटाने के अभियान का सक्रिय रूप से समर्थन करने से लेकर उत्तर पूर्वी सीरिया में अपने सैनिकों को तैनात करने तक, अमेरिका असद शासन के खिलाफ काम करता रहा है। जिन समूहों को वह इस्लामी आतंकवादी कहता है, उनके प्रति उसका रवैया उसके साम्राज्यवादी हितों से निर्धारित होता है। अपने विरोधियों के खिलाफ अमेरिका उनका समर्थन करता है और अपने सैन्य हस्तक्षेप को उन्हीं के खिलाफ बताकर उचित ठहराता है। हाल में एचटीएस को उदारवादी के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। मूल रूप से पूरा आतंक पर युद्ध मूलतः उत्पीड़ित लोगों के खिलाफ और कब्जे के लिए युद्ध है। अमेरिका की दिलचस्पी इस क्षेत्र में रूसी उपस्थिति को कमजोर करने और ईरान को कमजोर करने के लिए मध्य पूर्व में शिया सुन्नी विभाजन को फिर से भड़काने में थी। यह चीन के खिलाफ भी लक्षित है, जिसने सऊदी अरब और ईरान के बीच संबंधों के सामान्य करने में मध्यस्थता की है। प्रतिरोध का स्वर फरवरी 2025। शीर्षक हाल की अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय घटनाओं पर भाग 2। मुख्य पाठ। हाल की अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय घटनाओं पर 2। सीपीआई एमएल न्यू डेमोक्रेसी की केंद्रीय समिति ने दिसंबर 2024 के मध्य में अपनी बैठक में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाओं पर एक वक्तव्य को मंजूरी दी। इस वक्तव्य का दूसरा अंश हम प्रतिरोध का स्वर के इस अंक में प्रकाशित कर रहे हैं। संपादक। गाजा नरसंहार और मध्य पूर्व में फैलता युद्ध। गाजा में इजरायल का नरसंहार 14 महीने से अधिक समय से जारी है। यह नरसंहार अमेरिकी साम्राज्यवाद के पूर्ण समर्थन से हो रहा है। जबकि जायोनीवादियों के अत्याचारों की कोई सीमा नहीं है, फिलिस्तीनी ऐसी क्रूरताओं के विरुद्ध एक राष्ट्र के ऐतिहासिक प्रतिरोध की गाथा लिख रहे हैं। उनका जारी प्रतिरोध दिखाता है कि वर्तमान इजरायली सैन्य आक्रमण जैसी गंभीर विपत्ति में दृढ़ संकल्पी लोग कैसे संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि हमने पहले चर्चा की है, फिलिस्तीनियों को लोकतांत्रिक जनमत का समर्थन मिल रहा है। फिलिस्तीनियों ने अपनी लड़ाई अपने हाथों में ले ली है तथा उन्हें लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूथी और इराक तथा सीरिया में प्रतिरोध समूहों का समर्थन मिल रहा है। इन सभी समूहों को ईरान का समर्थन प्राप्त है, जो मध्य पूर्व में इजरायल का मुख्य विरोधी बनकर उभरा है। अरब शाह फिलिस्तीनियों के समर्थन में ज्यादा कुछ नहीं कर रही, वे अमेरिका इजरायल का भी खुले तौर पर समर्थन नहीं कर रहे हैं। हूथियों ने इजरायली बंदरगाहों से आने जाने वाले जहाज़ों तथा अमेरिका और ब्रिटेन के जहाज़ों पर हमला किया है। सितंबर 2024 में अमेरिका इजरायल ने लेबनान पर हमला किया, जो ताइवान की एक कंपनी द्वारा निर्मित पेजर में माइक्रोबम डालकर पेजर हमलों से शुरू हुआ। फिर भयंकर बमबारी अभियान चला, जिसमें हिजबुल्लाह के नेतृत्व को निशाना बनाया गया और उनमें से कई मारे गए। हजारों नागरिक मारे गए।
इजरायल ने लेबनान में ज़मीनी आक्रमण किया और दक्षिणी लेबनान में सेना भेजी। ज़मीनी आक्रमण में इजरायल की सेना के कई सैनिक हताहत हुए और एक महीने में लगभग 150 इजरायली सैनिक मारे गए। उनके हमलावर बल स्वयं हमले का निशाना बन गए। तब इजरायल ने अमेरिका और फ्रांस की मध्यस्थता से लेबनान के साथ युद्ध विराम समझौता किया। इस समझौते के अनुसार इजरायली सेना लेबनान से हट जाएगी और हिजबुल्लाह सेना लितानी नदी के उत्तर सीमा से लगभग 30 किलोमीटर दूर तक हट जाएगी। लेबनान की सेना इजरायल के साथ सीमा को नियंत्रित करेगी। सितंबर 2006 के सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1701 में पहले से ही इसका प्रावधान है। इजरायल को इस पर सहमत होना पड़ा, जिससे लेबनान में युद्ध में नुकसान और उस देश में फ्रांस के हितों का पता चलता है। सीरिया में असद सरकार का पतन। जैसे ही 27 नवंबर को इजरायल और लेबनान के बीच युद्ध विराम लागू हुआ, उसी दिन सीरिया में विद्रोही बलों ने बड़े पैमाने पर हमला शुरू कर दिया। इन बलों का नेतृत्व हयात तहरीर अल शाम (HTS) कर रहा है, जिसे पहले अल नुसरा कहा जाता था, जो सीरिया में अल कायदा से संबद्ध रहा है। 11 दिनों में सीरिया में असद सरकार गिर गई। असद अपने परिवार और करीबी सहयोगियों के साथ मॉस्को भाग गया और HTS के अंतरिम प्रधानमंत्री ने दमिश्क में सत्ता संभाली। 27 नवंबर की सुबह HTS और अन्य सैन्य समूहों ने इदलिब से पूर्व में अलेप्पो और दक्षिण में होम्स की ओर हमले किए। कथित तौर पर लड़ाकों के साथ उपकरण और गोला बारूद ले जाने वाले काफिलों ने 27 की सुबह बाब अल सलाम पार किया। 3 दिनों के भीतर वे सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो में प्रवेश कर गए। एक सप्ताह के भीतर ही वे दक्षिण में हामा और उसके बाद सीरिया के तीसरे सबसे बड़े शहर होल्म्स में प्रवेश कर गए। 11 दिनों में वे दमिश्क में प्रवेश कर गए। यद्यपि HTS के नेतृत्व वाले सैन्य समूहों की तेज बढ़त उल्लेखनीय रही, लेकिन अधिक उल्लेखनीय है सीरियाई सेना और रूस, जिसके सीरिया में सैन्य अड्डे हैं, दोनों की ओर से प्रतिरोध का पूर्ण अभाव। सीरियाई सेना ने कहीं भी प्रतिरोध नहीं किया। असद के मंत्री उग्रवादी संगठनों को सत्ता सौंपने के लिए दमिश्क में ही रहे। यह सीरिया में इन ताकतों के बीच किसी प्रकार के समझौता को दर्शाता है। हालांकि मुख्य दिशा यही रही है, लेकिन जॉर्डन की सीमा के पास दक्षिण और दक्षिण पूर्व में दारा प्रांत पर कब्जा करने के लिए सैन्य ताकतें उठी। उत्तर और उत्तर पूर्व में अमेरिका समर्थित कुर्द बलों SDF ने डेर अल जौर पर कब्जा लिया और पूर्व से अलेप्पो के बाहरी इलाके तक पहुंच गए। तुर्की समर्थित सीरियाई राष्ट्रीय सेना SNA और SDF के बीच उत्तर में झड़पें हुई हैं। अमेरिका की मध्यस्थता से SDF तुर्की सीमा से कुछ दूर मनबिज से पीछे हट गई है, जो उत्तरी सीरिया का एक प्रमुख शहर है। सीमावर्ती क्षेत्रों में कुर्द रहते हैं, जिनके SDF को PKK की शाखा के रूप में तुर्की द्वारा आतंकी माना जाता है। अमेरिका ने कथित तौर पर IS के खिलाफ इदलिब में हमले शुरू किए हैं। ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि इजरायल लगातार सीरिया पर बमबारी कर उनके हथियार व गोला बारूद के डिपो और जहाज़ों को नष्ट कर रहा है। इजरायल ने गोलान पहाड़ियों में विसैनीकृत क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है और गोलान हाइट्स को सदा के लिए इजरायल का हिस्सा घोषित कर दिया है। 9 और 10 दिसंबर 2 दिनों में इजरायल ने 480 हमले किए। उनका मुख्य उद्देश्य है इस बदलते समय में सीरिया की सैन्य ताकत को इतना नष्ट कर देना कि कम से कम सैन्य रूप से सीरिया इजरायल का विरोध करने की स्थिति में न रहे। वे आगामी नेतृत्व को अनुकूल नहीं मानते हैं, अन्यथा वे उन्हें कमजोर करने के लिए लगातार हमले नहीं करते। इजरायल ने घोषणा की है कि वे नए शासकों का मूल्यांकन प्रतिरोध संगठनों के प्रति उनके रवैये के आधार पर करेंगे जिन्हें इजरायल अपना दुश्मन मानता है, ईरान, विरोधी समूह और सर्वोपरि फिलिस्तीनी। यह स्पष्ट है कि यह स्थिति रूस की मौन स्वीकृति या सहमति के बिना नहीं बनी। HTS ने रूसी सैन्य अड्डों की रक्षा करने की घोषणा की है। दमिश्क में विदेशी मिशन काम कर रहे हैं। रूस सवालों से बचते हुए सीरियाई घटनाक्रम पर अपेक्षाकृत चुप है। जिन परिस्थितियों में बिना किसी विरोध के असद शासन का पतन हुआ वह दर्शाता है कि इस स्थिति के लिए कई कारक जिम्मेदार थे और कम से कम रूस और तुर्की के बीच एक प्रकार का समझौता, भले ही मजबूरन हुआ हो, जिसमें ईरान भी शामिल रहा है। अमेरिका इसे अपनी जीत के रूप में मना रहा है क्योंकि अमेरिका असद को हटाने के लिए काम कर रहा था। विद्रोहियों को हथियार और पैसे देकर असद को हटाने के अभियान का सक्रिय रूप से समर्थन करने से लेकर उत्तर पूर्वी सीरिया में अपने सैनिकों को तैनात करने तक अमेरिका असद शासन के खिलाफ काम करता रहा है।
जिन समूहों को वह इस्लामी आतंकवादी कहता है, उनके प्रति उसका रवैया उसके साम्राज्यवादी हितों से निर्धारित होता है। अपने विरोधियों के खिलाफ अमेरिका उनका समर्थन करता है और अपने सैन्य हस्तक्षेप को उन्हीं के खिलाफ बताकर उचित ठहराता है। हाल में एचटीएस को उदारवादी के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। मूल रूप से पूरा आतंक पर युद्ध मूलतः उत्पीड़ित लोगों के खिलाफ और कब्जे के लिए युद्ध है। अमेरिका की दिलचस्पी इस क्षेत्र में रूसी उपस्थिति को कमजोर करने और ईरान को कमजोर करने के लिए मध्य पूर्व में शिया सुन्नी विभाजन को फिर से भड़काने में थी। यह चीन के खिलाफ भी लक्षित है, जिसने सऊदी अरब और ईरान के बीच संबंधों के सामान्य करने में मध्यस्थता की है। असद सरकार के अचानक पतन ने मध्य पूर्व में अनिश्चितता को बढ़ा दिया है। सीरिया के जुड़ने से मध्य पूर्व संघर्ष और व्यापक हो गया है। सीरिया लंबे समय से प्रमुख साम्राज्यवादी देशों और विभिन्न साम्राज्यवादी शक्तियों से जुड़ी क्षेत्रीय शक्तियों का खेल का मैदान रहा है। इस पृष्ठभूमि में, जहां इजरायल गाजा में अपने युद्ध के उद्देश्यों को प्राप्त करने में असमर्थ है, वे बंधकों को मुक्त करने में सक्षम नहीं हैं, वे लेबनान में फंस गए थे और उन्हें अमेरिका और फ्रांस की मध्यस्थता के साथ युद्ध विराम के लिए सहमत होना पड़ा। संक्षेप में, जायोनी हमलावर नेतन्याहू के पास युद्ध के परिणाम के रूप में दिखाने के लिए और अधिक युद्ध के अलावा कुछ नहीं था। इस स्थिति में, सीरिया के घटनाक्रम का मध्य पूर्व में उभरते परिदृश्य पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा, जहां फिलिस्तीनी जायोनी कब्जेदार के खिलाफ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका संघर्ष आकार ले रहा है और मध्य पूर्व में कथा को आकार देना जारी रखेगा। दुनिया में जारी युद्ध। दुनिया में 40 से अधिक देशों में सक्रिय संघर्ष युद्ध चल रहे हैं। इनमें से कई युद्ध क्षेत्र हताहतों की संख्या के मामले में बड़े हैं और इनका भूराजनीतिक प्रभाव व्यापक है। सूडान में सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच युद्ध, म्यांमार में सेना के खिलाफ प्रतिरोध का युद्ध ऐसे ही उदाहरण हैं। जैसा कि राजनैतिक प्रस्ताव में उल्लेख किया गया है, विश्व युद्ध का खतरा बढ़ रहा है और संघर्ष में परमाणु हथियार शक्तियों के शामिल होने से परमाणु युद्ध का खतरा भी फिर से सामने आया है। अंतरसाम्राज्यवादी अंतर्विरोध के बढ़ने के साथ ही साम्राज्यवाद और उत्पीड़ित देशों के बीच अंतर्विरोध भी अधिक गंभीर तरीके से व्यक्त हो रहा है। फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन सभी पश्चिमी साम्राज्यवादी ताकतें अफ्रीका में बढ़ते अलगाव का सामना कर रही हैं। दूसरी ओर, ब्रिक्स तथाकथित विश्व अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरा है। सितंबर में कजान में ब्रिक्स ने एक सफल शिखर सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, इथियोपिया और मिस्र शामिल हुए। इंडोनेशिया को ब्रिक्स में शामिल करने का निर्णय लिया गया है, जबकि संवाद भागीदारों के रूप में देशों की संख्या बढ़ रही है। हालांकि ब्रिक्स G7 जितना एकजुट समूह नहीं है, लेकिन इसका उभरना महत्वपूर्ण है। ब्रिक्स द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देकर और विनिमय मुद्रा के रूप में डॉलर के उपयोग को कम करके डीडॉलरीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर आमादा है। राष्ट्रपति निर्वाचित ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को धमकी दी है कि यदि वे कोई वैकल्पिक मुद्रा जारी करते हैं तो उनके अमेरिका में आयातित सामान पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। एक ऐसी धमकी जिसका आज दुनिया में आर्थिक संबंधों की वास्तविकता को देखते हुए बहुत अधिक प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। गहराता संकट, जनता पर बढ़ता बोझ और मजदूर वर्ग पर हमले, साम्राज्यवाद के बीच बढ़ता अंतर्विरोध, ये सभी स्थितियां जनसंघर्षों के विकास के लिए अनुकूल बना रही हैं। हालांकि, क्रांतिकारी ताकतें कमजोर बनी हुई हैं, जो इस बात पर प्रकाश डालती हैं कि आंदोलन के विकास के लिए इस अनुकूल स्थिति का उपयोग करने के लिए और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है। अंग्रेजी से अनुदित। इसका पहला अंश प्रतिरोध के पिछले अंक में प्रकाशित किया जा चुका है। इसका अगला भाग पत्रिका के अगले अंक में प्रकाशित किया जाएगा। आशा है आप इस लेख को ठीक से सुन पाए होंगे। यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें। इसके लिए लाइक बटन दबाएं। हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। लगातार नए लेखों की सूचना के लिए घंटी या बेल आइकन दबाएं। टिप्पणी या कमेंट भी करें।